सम्मानित देशभक्तों, आज चलते रहो चलते रहो चलते रहोगे का ये चौथा एपिसोड है। हम परम पिता परमात्मा व माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपको जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं वह किसी भी तरह से असत्य न हो। इसी विनती के साथ आज का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कल मैंने आखिरी में ये बताया था कि हम लोग यह भारत भारती जो कार्यक्रम करती आ रही है उसमें केवल मंचीय कार्यक्रम या वर्ष का एक ही कार्यक्रम नैतिक अलंकरण नहीं होता। इसमें वर्ष के 12 महीने में प्रत्येक महीने एक कोई मानवीय कार्य अथवा सामाजिक संघर्ष का कार्य, इस तरह का कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष होता आया है। कल मैंने सन 84 के में किए गए कुछ जन सेवा कार्यों पर टिप्पणी की थी, जो समय अधिक हो जाने के कारण बीच में ही रोक देना पड़ा। नेटवर्क भी कल अच्छा नहीं था। आज मैं फिर वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। हम जो वर्ष में 12 महीने काम करते आए हैं उन सभी वर्षों के कार्यों का विश्लेषण फ़िलहाल हम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लंबा होगा और उसको देने का मतलब एक समय की थोड़ी सी बर्बादी होगी। आज का जो 1984 के काम सेवा काम की जो विस्तृत जानकारी हम दे रहे हैं ये केवल एक दर्शन है कि श्रोता या समझ और लोग ये समझें कि हमारे कार्यों की रूपरेखा क्या है। कल मैंने बताया था कि जिला अस्पताल में मरीजों को रुई पट्टी खरीद कर बैंडेज कराना पड़ता था, जिसको हम लोगों ने बिना किसी विरोध के स्वयं दान देकर शासन को जागरूक किया कि हमारे जिला अस्पताल की इस आपूर्ति की छत को पूरा किया जाए। और समाचार पत्रों के सहयोग से या खबर नवीसों के कृपा से यह समाचार शासन लखनऊ तक पहुंचा और उस पर यह क्रिया हुई कि अस्पताल में रुई और पट्टी की पूरी उपलब्धि बनी। उसी तरह प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे सुंदर देवी नेत्र चिकित्सालय में भारत भारती ने बिस्तर पर जो चादर विहीन बिस्तर होते थे उस पर चादर की आपूर्ति करके और कुछ संस्थाओं से करवा कर उसकी सेवा की गई, क्योंकि वो अस्पताल भी एक तरह से प्राइवेट और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय से संबंध था। तीसरी स्वास्थ्य सेवा की जिक्र मैंने बताया कि स्थानीय नगर पालिका चिकित्सालय में जो जनपद में कहीं भी बच्चों का जीवन प्रतिरक्षण टीके नहीं उपलब्ध होते थे, न प्राइवेट में मिलते थे, उस स्थिति में उसकी भी स्थापना की गई महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से और वो बहुत दिन तक कार्यरत रहा। इसी तरह ये भी बताया गया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिन पर स्थानीय स्टेट बैंक के सामने
चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास एक प्याऊ चलाया गया, जो अनवरत आज तक चलता आ रहा है। उसी क्रम में अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे कार्यों की जो रूपरेखा है वो जैसे 15 अगस्त 1984 स्वतंत्रता दिवस पर संस्था को फैज़ाबाद के व्यापारी टाउन पुस्तक भंडार से प्राप्त लगभग 150 प्राचीन पुस्तकें बच्चों में वितरित की गईं। उसी दिन हथिया नाला स्थित प्राइमरी स्कूल में विद्यालय के सभी 85 विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरित किया गया। उसी श्यामपट्ट विहीन विद्यालय को काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में एक श्यामपट्ट बनवा कर दिया गया। इस तरह के कामों की जो फेरिस्त है, इसमें सेवा की वो कड़ी है जो अमूमन सामाजिक आधार पर लोगों की दृष्टि में नहीं आती, उसे भारत भारती पूरा करने का कोशिश करती है। इसी तरह 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर स्थानीय जिला चिकित्सालय महिला व पुरुष दोनों खंडों में भर्ती 125 मरीजों एवं सुंदर देवी नेत्र चिकित्सालय में भर्ती 24 मरीजों को प्रतिरोधी 400 ग्राम निःशुल्क दूध वितरित किया गया। 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि पर 12/70 की एक संपर्क मार्ग निर्मित किया गया और उपरोक्त विद्यालय में कुव्यवस्था की जानकारी वर्तमान जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित दिया गया, जिस पर आज तक हमारी दृष्टि में काम हुआ, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसी क्रम में 12 नवंबर संस्था के सदस्य स्वर्गीय महंत जी जो फैज़ाबाद रेलवे दुर्घटना में काल कवलित हो गए थे, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप 15 नवंबर को भारत भारती ने चिकित्सालय फैज़ाबाद में उपरोक्त घटना में ग्रसित घायल मरीजों में फल, दूध व धनराशि का सहयोग दिया गया। 19 दिसंबर काकोरी कांड के शहीद अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिड़ी तथा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस को सदस्यों ने स्थानीय नगर पालिका चिकित्सालय में रोगियों के प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं का गुप्त दान दिया। इस तरह हम भारत भारती के प्लेटफॉर्म से प्रत्येक वर्ष में 12 दिन जो हम शहीदों का पर्व मानते हैं, उस दिन हम लोगों ने सभी को यथाशक्ति सभी अंगों को, सभी संस्थाओं को जो जिस चीज़ से पीड़ित थे उनको दूर करवाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह लगभग हर वर्ष ये कार्यक्रम होते रहे। इनका ब्यौरा बहुत देना संभव नहीं है। एक रूपरेखा मैंने बताई कि हम लोगों के सेवा काम की जो नियत है वो इस प्रकार की थी। अब हम अपने उस पक्ष पर आ रहे हैं जिससे भारत भारती का स्थापना हुई या उदय हुआ। नैतिक सम्मान देने की जो
प्रारंभिक व्यवस्था या चिंतन थी वह हम लोगों ने वर्ष 1982 से शुरू किया और हमारे द्वारा सम्मानित जो अलंकरण दिए जाते थे उसमें 4 जो है रजिस्टर्ड थे, जिसमें लोकमणि किसान, श्रमिक और शिल्पियों के लिए अधिकृत था, लोकरत्न शिक्षक, चिकित्सक, साहित्यकार, पत्रकार, न्यायाधीश, वैज्ञानिक वर्ग के लिए, बौद्धिक वर्ग के लिए अधिकृत था, लोकभूषण प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जिन्हें हम जन सेवक मानते हैं उनके लिए अधिकृत था, लोकदीप 25 वर्ष से कम आयु के उपरोक्त वर्गों के युवक और युवतियों को यह सम्मान लोकदीप से दिया जाता था। इस सम्मान में हम अंगवस्त्र, माल्यार्पण और भारत भारती का प्रतीक चिन्ह तथा एक प्रमाण पत्र देते हैं, साथ साथ कुछ वस्तुएं देते हैं, जैसे किसानों को खेत में छिड़कने वाली दवा की मशीनें, किसी किसान गरीब के पास हल नहीं है तो उसको हल, इस तरह की वस्तुएं उसे उपयोगी सम्मान स्वरूप दी जाती थी। हमारे लोकरत्न के सम्मान में कोई वस्तु नहीं दी जाती थी क्योंकि इस वर्ग के सभी व्यक्ति लगभग आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त रहते हैं, इसलिए नहीं देने की व्यवस्था नहीं है। वही व्यवस्था हमारे लोकभूषण में है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों और चाहे चपरासी। लोकदीप के बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते या खिलाड़ी अच्छे रहते हैं, उनको उनके उपयोग की वस्तुएं, छात्रों को पुस्तक और खिलाड़ियों को उनके खेल के सामान दिए जाते थे। इस तरह हमारा वर्ग है जिसमें मैंने किसी वर्ग को किसी को छोड़ा नहीं। इसी तरह प्रारंभ के वर्ष 1982 में जिन लोगों को हम लोगों ने सम्मान दिया उसमें 3 किसान थे और 1 श्रमिक था और 1 शिल्पी। लोकरत्न में हमारे अध्यापक और शिक्षक का चयन हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह शिक्षक और डॉक्टर ओम प्रकाश इनको दिया गया, और पत्रकार के रूप में उस समय नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के स्थानीय ब्यूरो प्रमुख श्री महेंद्र प्रताप शाही, जिनका भवन आज भी जिलाधिकारी आवास के बगल में है, उनको पत्रकारिता के रूप में, पवित्र पत्रकारिता के रूप में दिया गया। इस तरह हम लोगों ने इस वर्ष इन ओहदे के नैतिक लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्हें लोकरत्न के सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद हमारा लोकभूषण जो प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए होता है, उसमें हमने उस वर्ष श्री उदय नारायण पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर, कोतवाली में उनकी ड्यूटी थी और निहायत ईमानदार थे। मतलब वो अपने घर से पैदल आते थे, पैदल जाते थे और अपने ड्यूटी के समय में किसी से एक कप चाय भी नहीं पिया करते थे। ये सब बहुत अनोखी बातें हैं
जो आज के समय में तो एक सब स्वप्न है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मूल्य शून्य हो जाता है। खोजने पर ऐसे लोग आज भी गुदड़ी के लाल मिलते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उसी क्रम में इफ्तिकार बाबू से इफ्तिकार अहमद, कर्मचारी न्याय विभाग, हमारी दीवानी में नाजिर थे। इनके विषय में भी वही बातें हैं जो मैंने पूर्व के पुलिस इंस्पेक्टर के लिए बताई, और वो अपने जीवन काल में जितने ईमानदार और जितनी सहानुभूति रखने वाले कर्मचारी थे, ऐसा खोजना भी एक असंभव सा लगता है। उसी क्रम में श्री भवानी फेर चपरासी नगर पालिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। एक चपरासी होने के बावजूद जो व्यक्ति के नियत में कहीं से भी एक पैसा लेने का भाव न हो, ऐसे भवानी फेर श्रीमती लखपति जमादारिन, ये भी नगर पालिका की ही थी, जो अपने ड्यूटी के प्रति अद्वितीय थी। इसका गंदा नाला मोहल्ला में इनका निवास स्थान था। अपने जीवन पर्यंत ये कभी अपनी ड्यूटी से लेट नहीं हुई। समय से आना, समय से जाना और बहुत पाक साफ काम करना, ये श्रीमती लखपति का गुणवत्ता थी। उसी क्रम में कृत्यानी यम के नर्स, केरल प्रदेश की रहने वाली, केरल प्रदेश की मेखापट्टी हाउस कोटयम को एक अच्छी सेवा, मरीजों के प्रति जितना भाव और जितनी अच्छी सेवा ये नर्स करती थीं, ये पूरे जिला अस्पताल में एक चर्चा का विषय था। इनको दिया गया। लोक रत्न में श्री विनोद कुमार सिंह, न्यायाधीश मुंसिफ, हमारे यहाँ सेवारत थे हमारी दीवानी में, और देवरिया जनपद के रहने वाले थे। 5 अगस्त 1950 उनका जन्म था। लेकिन अपनी न्यायिक प्रक्रिया में जब हम लोग इनको आमंत्रित करने इनके बंगले पर गए, तो ऐसा लगा कि वास्तव में ईमानदारी का जो स्वरूप है वो उनके घर में दिखाई दिया। और हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने वो बड़े ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति का रहन सहन इतना साधारण हो है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से वो एक नैतिकवान पुरुष हैं। इस तरह से हम लोगों ने 1981 में अपने कार्यक्रम को में सम्मानित किया गया। लोकदीप सम्मान में श्री सुरेश चंद्र मिश्र, समाज सेवी, जिन्होंने ग्राम अगई, पूरे तला जिला सुल्तानपुर के श्री राम शंकर मिश्र के पुत्र थे। बीएड उपाधि प्राप्त करता श्री मिश्र ने बेरोजगारी के संघर्ष करते हुए सामाजिक कार्य में सदैव नेतृत्व प्रदान किया। 1979 में सूखा के समय श्री गोमती नदी में ग्रामीणों को एकत्र कर बांध बनवा कर सिंचाई को भरपूर व्यवस्था करवाई। ऐसे ग्रामवासी श्री सुरेश चंद्र मिश्र को लोकदीप का सम्मान दिया गया। श्री पंकज कुमार सिन्हा, विद्यार्थी, इन्होंने भी अपने शिक्षण में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके एक इतिहास रचा। इनको भी वह सम्मान लोकदीप का दिया गया। ये हमारी चयन विधि है और इसी चयन विधि के तहत
हम लोगों ने हर वर्ग के किसी ऐसा नहीं कि हम केवल एक किसी सफ़ेद पोज या इस तरह के लोगों का ही सम्मान करते हैं। ज़मीनी व्यक्ति को सम्मान देने में जो खुशी होती है ये अपने आप में संस्था को बड़ा ही आत्मनिर्भर बनाती है, आत्मसंतोष देती है। इस तरह की प्रक्रिया हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसमें रही। इसी क्रम में लोक भूषण में हमारे वर्तमान तत्कालीन जिलाधिकारी श्री पुलक चटर्जी को भी लोक भूषण का सम्मान दिया गया था। यह हमारा संयोजन है, यह हमारा चयन है। इस पे जनता को भी सहमत रहती है और जनता के तरफ से हमको उनकी सहमत से बड़ा बल मिलता है। इस प्रक्रिया में हम लोग हर साल इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सन 1984 में हमारी संस्था इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश श्री राम सूरत सिंह जी का आगमन था और सचिन नाथ बख्शी जी भी हमारे आमंत्रण के अपनी खुशी से आए। आप देखेंगी बड़ा प्रसन्नता हुई। तुम दिखोगे हाँ खाली हम देखेंगे और आप मनमन नाथ का आगमन हुआ जो हमारे मुख्य अतिथि थे और उन्हीं के साथ प्रीति अरावल जी जो दर्शन शास्त्र व्यास विश्वविद्यालय की प्रवक्ता थी, उनका भी आगमन हुआ। इस तरह हमारे इस वार्षिक आयोजन 1984 में इन अतिथियों के आशीर्वाद से हमारा ये संपन्न हुआ। हम ऐसी प्रक्रिया को हर वर्ष देते हैं और इसी में हमारी सोच है वो यही है कि हम ऐसे लोगों का चयन करें। लेकिन 1984 में ये सम्मान 1983 में यह सम्मान देने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम केवल जिला स्तर तक नैतिक व्यक्तियों का चयन न तो कर सकते हैं, न ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जनपद के बाहर प्रदेश व देश के लोगों को भी सम्मानित करने का प्रयास किया और उस प्रयास में हमारा कदम अन्य जिलों और प्रदेशों की तरफ बढ़ा। हमने मध्य प्रदेश के एक बालक जिसका नाम कालू गोण था, ये जिला होशंगाबाद आदिवासी बालक था। सुबह यह अपने खलिहान में कुछ जरूरत के लिए घर वालों ने भेजा था। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी। वह जब ग्राम कोदा का वो बालक कालू गोण अंधेरे में महुआ मिलने गया था, उसी समय वहां अचानक एक चीता उस पर झपट पड़ा। 10 साल का बालक चीते का आक्रमण और बहादुर बालक ने उस चीते की कान पकड़ लिया। शीश तान के बाद बालक ने हमलावर चीते को पूंछ पकड़ ली और उस पर सवार होकर शोर मचाने लगा। गांव वाले
और आते देखकर बालक को छोड़कर भाग गया। और इस बालक को वीर बालक के रूप में भारत भारती ने जो सम्मान दिया, इसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंची और उस बालक को राष्ट्रपति सम्मान 26 जनवरी को वीर बालक सम्मान के साथ नवाजा गया। ये भारत भारती के लिए गौरव की बात इसलिए है कि भारत भारती ने यह सम्मान पहले दिया और भारत सरकार ने यह सम्मान बाद में दिया। इसी क्रम में हम लोग अनेक विभूतियों को हर वर्ष सम्मानित करते रहे, जिसमें रामराज यादव, जगदीश्वर द्विवेदी, डॉक्टर जी.के. छाबड़ा साहब के योग्यता और शोहरत से शायद प्रदेश के हर नागरिक परिचित हैं। वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन थे, उनको यह सम्मान उनकी योग्यता पर दिया गया। मिस्टर एस.पी. सिंह, एडिटर ऑफ रविवार वीकली फ्रॉम कलकत्ता, को यह सम्मान दिया गया। कन्हैया लाल, पैथोलॉजिस्ट एम्प्लॉय जिला अस्पताल, इनको दिया गया। इस तरह हम लोगों का जो ये सम्मान है, ये चर्चा का विषय रहता है कि हम ये सम्मान, इन व्यक्तियों का चयन सुल्तानपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में रहकर कैसे कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सम्मान सभी योग्य व्यक्ति जिनकी घोषणा की जाती है वो हमारे मंच पर आते हैं और हमारे अतिथियों के घर कमरों द्वारा वो ग्रहण करते हैं। इस तरह के हर वर्ष की घटनाएं हम आपको इस एपिसोड से देते रहेंगे। इसमें एक मुख्य बात और भी बताने की है के ऊपर इतनी पाबंदियां होती थी सत्ता की कि वो किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकते थे और गैर स्वतंत्रता के उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना पड़ता था। इसलिए उनके लिए बहुत सबसे कठिन बात ये थी कि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ थे। लेकिन उसके बावजूद एक घटना से मैं परिचय कराऊं। शहीद चंद्रशेखर आजाद जो बनारस में रह रहे थे, यद्यपि उनका जन्म स्थान झाबुआ मध्य प्रदेश में था, लेकिन उनके माता पिता किसी कारणवश बनारस में आके बस गए थे। और जब वो सत्ता की नजर में आए कि ये क्रांतिकारी हैं, सत्ता विरोधी हैं, तो उनको विशेष प्रकार की यातनाएं दी गई और उसी यातनाओं में ही उन्होंने अपने नाम की घोषणा की थी कि हम आजाद हैं। उनकी एक टीम थी जो उनके संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करती थी और वो इतने सीक्रेट करते थे कि वो बड़ा कठिन था। लेकिन जब इच्छाएं प्रबल होती हैं तो क्रांतिकारियों के लिए कोई भी आकाश का तारा दुर्लभ नहीं होता। उनके संपर्क में बनारस के एक परिवार जिसका पता CK 34/11 और 34/10 गली चौखंबा बाजार में स्थित था और वो गली इतनी सकरी थी कि उसमें एक मोटा जानवर प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें आखिरी मकान, गली बंद थी, बंद के आखिरी मकान में दो भाई थे
उन दोनों भाइयों में एक में 34/11 में एक रहा करते थे और 34/10 में दूसरे रहा करते। 34/10 में जो व्यक्ति थे उनका नाम श्री चुन्नी लाल। उन्होंने उनको देश प्रेम के एक नशा था। उन्होंने एक अपने मकान में अंडरग्राउंड एक कमरे में उन्होंने हाथ से चलाने वाले प्रेस रखे थे और उसमें क्रांतिकारियों के जितने संदेश होते थे वो खुद उस प्रेस में गुप्त रूप से छापते थे और छपाई में जो कंपोजिंग होती थी वो उनकी पत्नी किया करती। और उस अखबार को बांटने का भी तरीका एक बड़ा ही अनोखा और निराला था। उन क्रांतिकारी टीमों में 4 व्यक्ति स्वरूप से भिखारी बन गए। भिखारी बनने की उनकी पूरी की पूरी जो पोशाक था वो पूरा भिखारी का होता था। कंधे पर उनके नवाला लगा होता था, दाढ़ियां बड़ी होती थी और झूल के नवाते वो। तो ये चारों भिखारी बनकर शहर बनारस के 4 अलग अलग इलाकों में जाया करते थे सुबह। और कुछ ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारियों के नाम से जुड़े भी थे और काम शामिल भी होना चाहते थे, लेकिन सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको भय था। तो जब ये लोग सुबह भिक्षा मांगने निकलते थे तो जिनको अखबार जरूरत पड़ती थी वो उनको भिक्षा दे दिया। उस समय भिक्षा जो होती थी वो सिक्के के रूप में होती थी। बहुत कठिन दौर से आर्थिक स्थिति की भरपाई हुआ करती थी। उस समय हमारे लोगों के देश में जो सिक्के चलते थे वो पाई, पैसा, अधन्ना, चवन्नी, दुवन्नी, इस तरह के सिक्के में हमारी करेंसी हुआ करती। उस समय एक अखबार की कीमत हमारे क्रांतिकारियों ने एक अधन्ना रखा था। अधन्ने का मतलब होता था 2 पैसा। तो जिनको अखबार लेना रहता था गुपचुप, जिनको उन्हें मालूम रहता था, उनको वो सुबह पैसा दे दिया करते थे भिक्षा के। और वो शाम को जब निकलते थे भिक्षा मांगने तो अपने उसी लबादे के अंदर अखबार समेटे रहते थे और जिनसे सुबह भिक्षा लिए रहते थे उन्हीं को वो अखबार गुप्त ढंग से दे देते थे। और जो पहले दिन का अखबार था उसको वापस लेते थे। उस अखबार में जो अखबार खरीदने वाले होते थे वो देशभक्त, उनको भी देश भावना थी। वो उसी अखबार के अंदर अपने मन मुताबिक सहयोग स्वरूप पैसा अखबार के अंदर डालकर उस भिखारी को दे दिया। इस तरह वो अखबार दशकों बनारस के मंडियों में देशभक्तों के बीच पहुंचता रहा और क्रांतिकारियों का संदेश मिलता रहा। वो अखबार लेने वाले क्रांतिकारियों की आर्थिक सहयोग भी करते थे और भावना से तो जुड़े थे ही। इस तरह से क्रांतिकारियों के सामने जो दिक्कतें हुआ करती थी वो चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन उसके बावजूद ईश्वर ने उन्हें ताकत दी, उन्हें बल दिया, उनको बुद्धि दी और सहयोगी भी कहीं ना कहीं से खड़ा कर दिया। इस तरह से उनके कार्यक्रम चलते रहे और आगे वो बढ़ते रहे और उनके आगे बढ़ते हुए कदम ने ही हम लोगों को आजादी दिलाई। इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं। संभव हुआ तो कल पुनः
फिर आपको आगे की कहानी बताएंगे। जय हिंद।